हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई क्वांटा। मैं हूं प्रियंका दुदानी मैम एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे लीगल रीजनिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डे नंबर 2। डे नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विच इज़ अपलोडेड ऑन आई क्वांटास यूट्यूब चैनल। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपने डे नंबर 1 नहीं देखा है सो मस्ट वॉच, क्योंकि सारे जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूस हैं। हम कंप्लीट कोर्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, और हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आई क्वांटा ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना फास्ट ट्रैक बैच, जो कि क्लैट यूजी 2025 की फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन है। इसके अलावा वी हैव अवर न्यू बैचेस एज वेल फॉर क्लैट 2026। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द बैचेस, लेट मी टेल यू ऑल द फीचर्स। फर्स्ट, हमारे जो बैचेस होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं आपकी ऑन जूम प्लेटफॉर्म। इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, आप वहाँ पे अपने डाउट्स इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आपको 24/7 डाउट फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन ए टू जेड प्रिपरेशन डिस्कस कर सकते हैं। ऑन अ डेली बेसिस वी प्रोवाइड क्लैट मिनी मॉक, जिसमें आपकी डेली प्रैक्टिस होती जाती है हर सब्जेक्ट की, जिसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं और उसका रिजल्ट भी जनरेट हो जाता है। आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हर संडे को आपका फुल फ्लेजेड मॉक होता है। आने वाले मंथ्स में एक वीक में 2 मॉक्स होंगे, और उसके आने वाले मंथ्स में एक वीक में 3 मॉक्स, और उसके बाद आपके होंगे प्रैक्टिस शीट्स एंड AIOM, और लास्ट में आपके होंगे डेली मॉक। सो ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज का पैटर्न है, जो कि स्टार्ट हुई थी जून में एंड इट इज़ गोइंग ऑन। अगर आपको मॉक्स अवेल करने हैं आप वो भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, येस, फीचर्स खत्म ही नहीं होंगे। आपको प्रोवाइड की जाती है 1-to-1 मेंटोरशिप। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, सो वी हैव एडवोकेट बरखा मैम, Aditi ma'am, who is also a lawyer. So Aditi ma'am is from HNLU, Barkha ma'am is from OP Jindal. I am there too. So resolve all your doubts via 1-to-1 video meeting. Even हम आपके पेरेंट्स से भी डिस्कस करते हैं आपकी प्रिपरेशन, एंड आपका पूरा जो पढ़ाई है वो अच्छे से चलती है आई क्वांटा में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यस, जैस एज आई टोल्ड, फीचर्स ख़त्म ही नहीं होते। आपको मिलते हैं डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर, आपको मिलते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इंडियन एक्सप्रेस की हाईलाइटेड न्यूज़पेपर आपको मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें, CLK के वीडियोस आपको मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें ऑन ओनली वन प्लेटफॉर्म दैट इज़ आई क्वांटा। हमारे बैच की प्राइस भी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द होल मार्केट। यू कैन आप ले सकते हैं एंड आप ट्राई करिए, खुद से एक्सपीरियंस करिए, डेमो लीजिए, एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस व्हाट सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग। एंड वी जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू, अच्छे से पढ़ो, एंड उसके अलावा आपके जो रिजल्ट्स हैं वो हम चाहते हैं कि अच्छे हों। आपको आपका ड्रीम NLU मिले। अगर आप ALET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको NLU दिल्ली मिले। इवन आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। दैट इज़ अवर गोल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डे नंबर 2। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डे नंबर 2 एट आई क्वांटा मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो एक बार प्लीज़ ऑन माई रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, डे नंबर 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डे नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट हमने पढ़ा था। सेक्शन 2A से लेकर 2H तक सारी बातें पढ़ी थी। अगर आपने डे नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले डे नंबर 1 देख के आना, नहीं तो ये वाला पॉइंट्स समझ में नहीं आएंगे। आज का हमारा टारगेट है दैट वी हैव टू कवर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वी हैव टू कवर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का हम आज एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारी बातें हैं, एंड please make the index, please take out your notebook, and let's proceed to the understanding of this lecture. So let's proceed towards our today's topic, that is first voidable contract, second void contract, and third communication acceptance and revocation of proposals का example। ये जो थर्ड टॉपिक है इसका कंप्लीट कंटेंट हम डे नंबर 3 में पढ़ेंगे, बट आज का हमारा टारगेट है कि हमें voidable and void contracts पढ़ने हैं। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, वेरी वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। सो आपको बस एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है, एंड यू हैव टू फोकस कि किस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रोसीड हो रही हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन डे नंबर 1 में एक एग्जांपल कराया था, तो लेट मी जस्ट मेक यू एक्सप्लेन डे नंबर 2 में डे नंबर 1 का थोड़ा सा जिस्ट। सो जस्ट सी कि हमने डे नंबर 1 में क्या पढ़ा था। एक शॉर्ट फॉर्म में जस्ट मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को सेल करनी है अपनी कार। सो इसने किसी दूसरे पर्सन को ऑफर दिया, तो इन्होंने ऑफर दिया
इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, इनने बोला क्या आप मेरी कार खरीदोगे, इनने बोला यस मैं आपकी कार खरीदूंगी, ठीक है। सो इन्होंने ऑफर दिया, इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, ठीक है। सो ऑफर जो देता है उसको अपन बोलते हैं ऑफरर, जो ऑफर एक्सेप्ट करता है उसको अपन बोलते हैं ऑफरी, ठीक है। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस करने के बाद इस पर्सन ने, ये जो लेडी हैं, इन्होंने पैसे दे दिए थे, ठीक है, कार के। तो इन्होंने क्या पे किया, समथिंग इन रिटर्न, जिसको हम लॉ में क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी अमाउंट, है ना, अमाउंट पे कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कंसिडरेशन जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। और कार पेपर्स वगैरह जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ जुड़ जाता है एंड ये कंप्लीट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेक्शन 2A से लेके 2H तक हमने यही पढ़ा था, ठीक है। आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ दैट लेडी एंड दैट पर्सन हु वाज सेलिंग द कार। अब एक और बात है कि जो पर्सन ऑफर देता है उसको हम प्रॉमिसर भी बोलते हैं, और जो ऑफर एक्सेप्ट करता है उसको हम प्रॉमिसी भी बोलते हैं। ऑफर का दूसरा नाम प्रपोजल भी होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें मैंने आपको लेक्चर 1 में सिखाई थी। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट्स आते हैं, गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट। ओके, चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आज का हमारा टॉपिक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मेनली, और रिवोकेशन वाला मैं बस एग्जाम्पल समझाऊंगी। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट द डेफिनेशन सेज। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन आई बोलता है कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरटो बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। वो पार्टी जो एनफोर्स कर सकती है वो कौन होती है, अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझिए बहुत ध्यान से, अगर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा। सो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये ना कोई गांव का सेठ था, ठीक है, ये गांव का सेठ है ऐसा मान लेते हैं अपन। सो स्टूडेंट्स, ये गांव का सेठ क्या चाहता था कि गांव में जितने भी मकान हैं, ठीक है, सब टूट के ये एक बड़ा सा वो बना ले, फैक्ट्री टाइप कुछ बना ले, और गांव में जितने भी लोग रहते हैं ये चाहता था कि सब उसके नौकर बन जाएं, यानी सब उसके एम्प्लॉयज बन जाएं। उनको वो मेहनताना भी बहुत कम देता था, ठीक है। तो इसने ना गांव वाले सब लोगों को एक सर्कुलर जारी किया कि सब अपने मकान खाली कर दीजिए, हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे, क्योंकि इसकी सत्ता थी, ठीक है, सब लोग इससे डरते थे। तो गांव वालों को सबको सर्कुलर दिया कि हम आपको 20,000 हर झोपड़पट्टी के देंगे, है ना, जो भी छोटे छोटे घर थे उनके हर उसके देंगे। सो सब गांव वाले ना डर के मारे दूसरे दूसरे गांव जाने लगे, या फिर उनके एम्प्लॉय बनने के लिए रेडी हो गए, फैक्ट्री के एम्प्लॉय। सो ये इसका नाम था सेठ लखमल, मतलब सब बोलते थे ये तो बहुत पैसे वाला है, लखपति है, ठीक है। तो सेठ लखमल नाम था इसका। सो स्टूडेंट्स, ये क्या करता था, सब घरों को बोलता था कि आप खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो। इसकी ना, इसके पास एक पावर थी, इसके पास पावर थी जिससे सब लोग डरते थे, है ना। सो अब क्या हुआ, इसने सभी घर वालों को बोला कि आप खाली कर दो, खाली कर दो। सब घर वाले खाली करने लगे इन एक्चुअल। बट एक फैमिली ऐसी थी जिसमें रहता था रामलाल और उसकी वाइफ ममता। अब ममता पेशे से वैद्य थी, यानी कि डॉक्टर, ठीक है। सो वो सबको ट्रीट करती थी, और इन दोनों के बहुत प्यारे प्यारे दो बच्चे थे। तो रामलाल की वाइफ ने बोला चाहे जो हो जाए, ना मैं एम्प्लॉय बनूंगी इसकी, और ना मैं अपना घर खाली करूंगी, इस घर में मेरी शादी हुई थी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो मेरे जो बिलीव्स हैं उसके खिलाफ हो, ठीक है। ममता वॉज बिल्कुल एकदम स्ट्रांग कि ये रामलाल आप चाहे जो भी बोले, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, ठीक है, मुझे ये घर खाली नहीं करना। तो रामलाल ने बोला कि क्यों बहस कर रही हो, वो पावर वाला इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, वो हमें मार भी सकता है, तो इसको घर दे देते हैं। तो उसने बोला जो भी होगा हम साथ में मिलके फेस करेंगे, ठीक है। सो इसको जाके
रामलाल ने बोला, जैसे ही रामलाल के घर पे लोग गए, तो ये जो सेठ है लखमल, इसने इसको लोगों ने बताया कि रामलाल ने मना कर दिया है घर खाली करने से। तो इसको आया गुस्सा कि ऐसे कैसे कि मेरी बात कोई ना सुने, ऐसे कैसे मेरी बात कोई ना सुने, बुलाओ रामलाल को। तो रामलाल अपनी वाइफ के साथ गया, तो उसकी वाइफ क्योंकि थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, तो उसने बोल दिया कि आप चाहे जो कर ले, हम तो घर खाली नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब उसकी वाइफ वैद्य वाला क्लिनिक संभालने गई थी, है ना, जब उसकी वाइफ क्लिनिक संभालने गई थी, तो इसने क्या किया, और ये खेती किसानी करने गया था, और इनकी जो माँ है यानी इनकी बच्चों की दादी, ये इन बच्चों को संभाल रही थी। तो इसने क्या किया, रामलाल ने अपने गुंडे भिजवा के इन दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया। ठीक है। सो अब उनकी मम्मी ने इनको फ़ोन किया कि खेत में थे, और ये डॉक्टरशिप कर रही थी अपनी, तो जॉब पे थे दोनों। तो इनकी दादी जो है, बच्चों की दादी ने इनके पेरेंट्स को फ़ोन किया, रामलाल और ममता को, कि बच्चों को वो अगवा करके ले गया है, किडनैप करके ले गया है। ठीक है। सो ये दोनों घबरा गए और तुरंत भगे रामलाल की हवेली पर। जैसे ही हवेली पे पहुंचे, वहां पे बच्चे थे, और उनको कोई लेडी जो है उनका ध्यान रख रही थी, और ये जो बैठा हुआ था एक पैर पे पैर चढ़ा के। ठीक है। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसने बोला कि हमारे बच्चे हमें लौटा दो, तो उसने बोला हमारा जो घर है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और वो बच्चों को ना ऐसे ऐसे उठा के उसके सामने ऐसे रख रहा था, तो रामलाल को बहुत ऐसे लगा कि वो उसके बच्चों को कुछ कर ना दे, तो उसने बोला ठीक है, मैं घर बेचने के लिए रेडी हूँ। और ममता ने भी बोल दिया मैं घर बेचने के लिए रेडी हूँ। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, क्या इन दोनों की, रामलाल और ममता, घर बेचना चाहते थे? शुरू से नहीं बेचना चाहते थे। ठीक है। बट इनको फोर्सफुली बेचना पड़ा। क्यों बेचना पड़ा? क्योंकि ये जो सेठ था लक्ष्मण, ये पीछे ही पड़ गया था, और इतना पीछे पड़ गया कि बच्चे उठा के ले गया। अब किसी के कोई बच्चे उठा के ले जाए तो दिक्कत तो होती है ना। तो इसलिए इन लोगों ने एग्री किया कि हम घर बेचने को रेडी हैं। ठीक है। अब इनने क्या किया, डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, रजिस्ट्री ट्रांसफर कर दी, किसके नाम, सेठ लकमल के नाम। पर ये इन्होंने फोर्सफुली किया, यानी इनकी स्वयं इच्छा नहीं थी, इनका वॉलंटरी एक्शन नहीं था, इन्होंने ये जान पूछ के इनसे करवाया गया। ठीक है। सो अब क्या रेमेडी है इस चीज की? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब आप किसी पर्सन से कोई कार्य करवाओ, वो भी फोर्सफुली, यानी उसकी इच्छा नहीं हो, वहां पे उसकी इच्छा नहीं हो को क्या बोलते हैं लॉ में, फ्री कंसेंट ना हो। तो यहाँ हमारे रामलाल और ममता की फ्री कंसेंट नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस पे डॉक्यूमेंट पे साइन किया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वॉइडेबल क्यों बोला, वॉइडेबल यानी रामलाल और ममता चाहे तो सेठ लकमल पे केस कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी करें, दूसरे गांव शिफ्ट हो जाए। ठीक है। चाहे तो एम्प्लॉय बन जाए, वो उनके ऊपर है। ठीक है। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। अब ये पार्टी कौन सी होती है, अग्रीव्ड, यानी जिनके साथ गलत हुआ हो। ठीक है। और रामलाल और ममता के अलावा कोई और इस पे केस नहीं कर सकता, अगर वो चाहे तो केस करें, चाहे तो नहीं करें। ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रही हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि कोई एक पर्सन है। ठीक है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है। ठीक है। ये पर्सन किसी का बेटा है, ही इज अ सन। ठीक है। ये किसका बेटा है, मिस्टर मूर्ति का बेटा है। इनका नाम है वेंकटेश्वर, तो हम वेंकट बोलेंगे। मिस्टर मूर्ति का बेटा है वेंकट। ठीक है। तो वेंकट थोड़ा सा साइको था प्रॉपर्टीज को लेके, उसको लगता था मिस्टर मूर्ति कभी भी जमीन उसके नाम नहीं करेंगे। तो इसने क्या किया, वेंकट ने मिस्टर मूर्ति पर, अपने पिताजी पर क्या किया, बंदूक रखी और बोला कि ये पेपर है, ये मेरे नाम करो मकान। ठीक है। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वॉइडेबल है, मिस्टर मूर्ति चाहे तो वो अपने बेटे पर केस कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी करें। ठीक है। तो यहाँ पर भी फ्री कंसेंट नहीं है मिस्टर मूर्ति की। ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ कि स्टूडेंट्स ए एक पर्सन था, उसने बी को बोला कि अगर तुम ये जो तुम्हारा खेत है, ये जो तुम्हारा प्लॉट है, जहां पर तुम खेती किसानी करके, अगर तुम ये मेरे नाम नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करूंगा, तुमको मारूंगा, तुम्हारे बच्चों को मारूंगा, तुम्हारी वाइफ को भी मारूंगा, एंड तुम्हारी लाइफ तबाह कर दूंगा। तो बी ने डर के मारे ये जो खेत था, ये जो प्लॉट था, वो ए के नाम कर दिया। अब बी चाहे तो ए पे केस करे, चाहे तो ना करे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पर
फ्री कंसेंट नहीं होती है यहाँ पर, जान पूछ के कोई काम किया जाता है जिसमें पर्सन का मन भी ना हो, तो इस ऐसे एग्जाम्पल्स को क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है वो चाहे तो केस करे चाहे तो ना करे। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब मैं आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, तो ध्यान से उस डेफिनेशन को लिखना, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपकी बुक से, जो लीगल रीजनिंग की बुक है, वहाँ से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। पहले इतना लिखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, पेन थोड़ा सा इशू कर रहा है। हाँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, ठीक है। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, वैसे तो ये वाली डेफिनेशन भी ठीक है, बट ये डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको याद नहीं होती है, एंड एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डेफिनेशन भी ठीक है, बट ये जो मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ ये वाली आप लिखिए, ठीक है। Where one party, voidable contract is a contract where one party enters into contract with another party without free consent, ठीक है, विदाउट फ्री कंसेंट। अब आप आगे लिखेंगे, नाउ द अग्रीव्ड पार्टी if it wants, aggrieved party can file a case on the person who has forcefully made him enter into the contract, ठीक है। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यही होता है, ये इजी लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, एकदम इजी लैंग्वेज। पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, देन मैं टफ वाली लैंग्वेज भी आपको करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लिया? आई होप यू हैव रिटन दिस। अब चलिए, अब लीगल डेफिनेशन लिखें अपन लोग। ओके, सो अब स्टूडेंट्स अपन लिखेंगे लीगल डेफिनेशन। ये अपन लिखेंगे लीगल डेफिनेशन। सो लीगल डेफिनेशन लिखिए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान देना। सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, यहाँ अपन लिखेंगे एन एग्रीमेंट which is enforceable by law
at the option of one or more parties, ठीक है। इतना लिख के अपन को यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है। हमारे एग्जाम्पल में कौन सी पार्टीज हैं? हमारे एग्जाम्पल में जो पार्टीज हैं दैट इज रामलाल एंड ममता। ये कौन है? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव कौन होते हैं? पीड़ित, यानी जिनके साथ गलत होता है। एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। ठीक है, तो ये हो गई लीगल डेफिनेशन, यानी कि रामलाल जो है और ममता जो है वो ही केवल फाइल केस कर सकते हैं ऑन टूवर्ड्स लखमल, है ना, और बाकी और कोई केस नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, तो अब ये कवर हो गया आपका। नाउ अगर आप किसी से गन पॉइंट पर कोई प्रॉपर्टी साइन करवा रहे हो, ये भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये व्यक्ति चाहे तो आप पर केस कर सकता है। ठीक है, मतलब, और ये पता है कहीं ना कहीं ये इतना कोएर्शन बोलते हैं इसको। अगर आप किसी से फोर्सफुली कोई काम करवा रहे हो ना, इसको कोएर्शन बोलते हैं, जो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब फ्री कंसेंट ना होने के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कि कब कब फ्री कंसेंट नहीं होती है। ठीक है, तो वो सब अपन देखेंगे। नाउ अब ये वाला और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? इफ यू डोंट गिव द मनी टू मी, क्या लिखा है स्टूडेंट्स? ए पर्सन बोल रहा है, इफ यू डोंट गिव द मनी टू मी आई विल कमिट सुइसाइड। अगर तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं सुइसाइड कर लूंगा। तो अब ये जान पूछ के जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, ये अब पैसे दे रहे हैं इसको। ठीक है, और पैसे लेके ये भग जाए तो ये इस पर केस कर सकते हैं चाहे तो, है ना। ये इनके पास ऑप्शन है, लॉ ने इनको बाउंड नहीं किया, इनके पास ऑप्शन है। यही होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो केस करे चाहे तो नहीं करे, इट्स ओके। ठीक है, अब ये हो गया। नाउ अब ये वाला एग्जाम्पल और देखिए, सोलोमन इज नॉट मेंटली इक्विप्ड टू मेक हिज ओन फाइनेंशियल डिसीजन। तो सोलोमन जो है वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सके। सो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर वो बहुत भरोसा करता है। स्यू फॉर एडवाइस, स्यू कन्विंसेस, उसके फाइनेंशियल एडवाइजर का नाम है स्यू। तो स्यू कन्विंसेस सोलोमन टू सेल हिज प्रॉपर्टी रेकलेसली सो दैट शी कैन रिसीव अ हैंडसम कमीशन। स्यू इज क्वालिटी ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये क्या बोल रहा है? ये जो पर्सन है सोलोमन, ये क्या है? ये एक छोटा सा पर्सन है, मतलब छोटा बच्चा है, जिसके पास ना 18+ वो हो चुका है। ठीक है, वो मेजर। ठीक है, इसके नाम पे एक प्रॉपर्टी है। तो इसको कुछ समझ नहीं आता कि फाइनेंशियल हम क्या चीज़ें करें, क्या हमें करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए। तो ये अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर पर डिपेंडेंट रहता है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे भी करके तोड़ मरोड़ के उसके दिमाग को, ठीक है, और कन्विंस कर लेती है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच दो, ताकि उसे हैवी कमीशन मिल सके, ब्रोकरेज की कमीशन। तो ये जो बेचारा है सोलोमन, ये अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है। तो आई वुड नेवर लीड यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जस्ट ट्रस्ट मी सोलोमन, ऐसा उसकी फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकती। तो ऐसे अगर आप किसी को बहला फुसला के, उस पर, वो जो आप पे ट्रस्ट करता है, उसके ट्रस्ट को तोड़ के आप कोई काम करवा रहे हो जिसमें उसकी खुद की इच्छा नहीं है, वो आपके कहने पर वो काम कर रहा है क्योंकि आपने उसे फोर्स किया है। ठीक है, उसको आपने इमोशनली ब्लैकमेल किया है, तो ये भी एक फ्री कंसेंट ना होने का एग्जाम्पल है। अब सोलोमन चाहे तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर सकता है, चाहे तो नहीं भी करे। ठीक है, तो यही होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स पर। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले तो वर्ड वॉइड का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। ठीक है, सो अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके बदले में आप केस फाइल नहीं कर सकते, सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स अपन। मान लीजिए अगर आप किसी 18 से जो कम व्यक्ति है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप मंदबुद्धि हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो माइनर है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अब मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स देती हूँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि
आपको, आपका नाम है मान लीजिए मिस्टर एक्स, है ना, मुझे आपका नाम नहीं पता क्योंकि आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर एक्स या मिस एक्स, ठीक है। सो आपको एक पेंटिंग बनवानी थी, आपको एक पेंटिंग बनवानी थी अपने पेरेंट्स की, ठीक है, अपने पेरेंट्स की आपको एक पेंटिंग बनवानी थी, और ये पेंटिंग आपको बनवानी थी मिस्टर पिकासो से, ठीक है। अब आपको पता था मिस्टर पिकासो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। सो इन आपको इनसे पेंटिंग बनवानी थी, तो इन्होंने आपको चार्जेस बताए 12,000 रुपीज़ पर पेंटिंग। इसमें से वो आपसे पहले चार्ज करेंगे केवल 1,000 द बुकिंग अमाउंट, एंड बाकी आप पेंटिंग बनने के बाद दे सकते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग के लिए आपने उन्हें बोला था, आज जैसे 28 जुलाई है, आपने उन्हें बोला था 28 जुलाई को, और उन्होंने कहा था कि मैं 10 दिन बाद आपको ये पेंटिंग दे दूंगा, 10 डेज के बाद। अब अभी केवल 3 ही दिन हुए थे और पिकासो की डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। आप बताइए, आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप ये 1,000 रुपीज रिकवर कर सकते हैं, बट वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बट बाय लॉ आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इनकी डेथ हो गई, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप एक शॉप पे गए, ये आप हैं, ये आप एक शॉप पे गए, आपने शॉपकीपर से बोला कि सर ऑयल दे दो, है ना, ऑयल दे दो। आपने उसको कुछ भी नहीं बताया कि हेयर ऑयल चाहिए, एडिबल ऑयल चाहिए, कौन सा ऑयल चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कौन सी ब्रांड का चाहिए। तो जहां पर भी अनसर्टेनिटी होती है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। आपको चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, आपको सर्टेन चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको हॉर्सेस बहुत पसंद है। क्या पसंद है आपको? हॉर्सेस बहुत पसंद है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप एक पर्सन है मिस्टर शेरा, मिस्टर शेरा का एक स्टेबल है, वहां पर 12 हॉर्सेस हैं, ठीक है। आपको एक हॉर्स परचेज करना था, तो आप मिस्टर शेरा के स्टेबल गए, ठीक है, आपने उनसे बोला कि मुझे एक हॉर्स परचेज करना है। आपने वाइट मेयर हॉर्स सिलेक्ट किया, वाइट मेयर मतलब फीमेल हॉर्स, एकदम सफेद, ठीक है। तो आपने वो सिलेक्ट किया, तो मिस्टर शेरा ने बोला दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉर्स आई ओन, ठीक है। सो आप इसको ले सकते हैं, 10 लाख रुपए का ये मैं सेल करने को रेडी हूँ, क्योंकि ये जो ब्रीड है ये मिलती नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है डन, बट इसको आपने नेगोशिएट करने की कोशिश की, बट वो नहीं माने, तो 10 लाख में आपकी डील हो गई, ठीक है। तो मिस्टर शेरा ने कहा कि ठीक है, आप 2 दिन बाद आके ले जाइएगा। जब आप हॉर्स से मिले तब हॉर्स एकदम ठीक था, ठीक है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में था। 2 दिन बाद आप गए, ही वॉज जस्ट लाइक दिस, ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड एंड ही डाइड, द हॉर्स डाइड, ठीक है, शी डाइड, सॉरी, वाइट मेयर फीमेल हॉर्स है, ठीक है, शी डाइड, ठीक है। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अब आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं, मतलब आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ठीक है। समझ में आया? अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आती हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है बाय लॉ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम, अगर कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो क्या ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है? मतलब पूछ रहे हैं कि क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं होता, ठीक है। ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल। इलीगल बात ही कब आती है? जब कुछ अनलॉफुल हुआ हो। तो हमारे घोड़े वाले एग्जाम्पल में या पेंटिंग वाले एग्जाम्पल में कुछ अनलॉफुल हुआ है? नहीं हुआ ना। जैसे मान लीजिए ए ने बी को बोला कि जाओ सी का मर्डर करे आओ, ठीक है, तो ये इलीगल और वॉइड दोनों हो गया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए ने बी से बोला जाओ अफीम बेच के आओ और ये ड्रग्स बेच के आओ, ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होते हैं, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म प्लस इलीगल। तो हम इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स कि ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल, ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल। तो इलीगल कौन से होते हैं? जिनका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है।
अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो या अनलॉफुल पैसे दिए जा रहे हैं, कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, ठीक है। सो सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते, कुछ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल भी होते हैं, जैसे घोड़े वाला एग्जाम्पल, पेंटिंग वाला एग्जाम्पल, ये ऐसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट थे जो नॉर्मल थे, वो इलीगल नहीं थे, ठीक है। अब बात आती है अपनी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो मैंने जैसे आपको बताया था, मैं अभी सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप ये पढ़िए कि यहाँ क्या लिखा है। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल हाउस टू बी। ए ने एक लेटर लिखा बी को और बोला कि मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूँ इतने इतने प्राइस पर, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। कम्युनिकेशन प्रपोजल का कब कंप्लीट होगा, जब बी को वो लेटर मिल जाता है। बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। बी एक्सेप्ट कर लेता है ए का प्रपोजल। Communication of acceptance is complete as against A when the letter is posted and against B when he received the letter by A। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अब ये है मिस्टर ए, इन्होंने एक लेटर लिखा 14 जुलाई को, ठीक है, इन्होंने लेटर लिखा 14 जुलाई को, और ये इन्होंने लिखा कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ, ठीक है। सो इन्होंने अभी क्या किया है, ऑफर, ठीक है, इन्होंने लेटर में लिखा मैं अभी घर बेच रहा हूँ। बी को ये लेटर मिला 23 जुलाई को, और मिस्टर बी जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेटर उनके घर पे आता है, वो कुरियर बॉय, और वो उससे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब बी जो है अब लेटर एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। किस चीज का लेटर है वो, विल यू बाय माई हाउस एट दिस दिस प्राइस, ठीक है। अब बी क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, ए के अगेंस्ट जब उसने लेटर पोस्ट किया था। जैसे ही ए ने लेटर पोस्ट किया मतलब ए ने कम्युनिकेट कर लिया है। जैसे ही बी ने एक्सेप्ट लेटर रिसीव किया तो मतलब बी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यस ऑफर इज एक्सेप्टेड। इसने ऑफर दिया 14 जुलाई को, इसने 23 जुलाई को एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, ठीक है। ए रिवोक्स इज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। इट इज कंप्लीट एट अगेंस्ट बी व्हेन द बी रिसीव्स इट, ठीक है। तो ए ने तुरंत टेलीग्राम लिखा, अभी लेटर पहुंचा नहीं था, ठीक है, टेलीग्राम जल्दी पहुंचता है लेटर से, तुरंत टेलीग्राम लिखा बी को कि मैं ये घर नहीं बेचना चाहता हूँ, ठीक है। सो ए के एंड पे तो उसने बता दिया मैं ये घर नहीं बेचना चाहता हूँ, बट एक्चुअली बी तो पहले एक्सेप्ट कर चुका था ना ऑफर। तो अब बी ने जैसे ही टेलीग्राम पढ़ा मतलब ऑफर रिवोक हो चुका है, रिवोक मतलब कैंसिल हो चुका है, ठीक है। फिर बी रिवोक्स इज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। बी रिवोकेशन इज कंप्लीट व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड एंड ए व्हेन इट रीचेस टू हिम। अब बी ने भी ये बोल दिया, ए ने बोला था, अब दूसरा केस है, ए ने बोला था कि मैं घर बेचना चाहता हूँ, बी ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब बी एक टेलीग्राम लिख रहा है ए को कि मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा, तो बी ने भी रिवोक कर दिया, ठीक है। तो ये सारे जो केसेस होते हैं ये हमारा अगला टॉपिक बनने वाला है। आई नो आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट हम इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे आने वाले सेशन में कि आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो ये था रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल, जिसकी थ्योरी एंड जिसके 5 एग्जाम्पल्स और मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाऊंगी। बट अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ा है इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है, आपको हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है, रिवोकेशन एक्सेप्टेंस। अब क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक है, बस मैं इसका जिस्ट देना चाहती थी इस वाले टॉपिक में। सो अगला सेशन जरूर अटेंड करना अगर आपको कम्युनिकेशन ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोक ऑफ प्रपोजल ये सब सीखना है तो। ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बने रहिए आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पर, और हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, पूरे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के सारे सेशंस हम पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। और आप चाहें तो आई क्वांटा के बैचेस एक्सेस कर सकते हैं, विजिट द वेबसाइट iquanta.in/clad। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।